हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड्स में है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की देखें तो सॉलिड्स को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये टाइप्स हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और थर्ड कैटेगरी है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स नॉर्मली होते हैं हमारे मेटल्स। कौन से सॉलिड्स? मेटल्स जो होते हैं वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई है। 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर तक होती है। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये होती है 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर तक होती है। और जो इंसुलेटर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर तक होती है ये। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका रीज़न क्या है? कॉज ऑफ कंडक्टेंस इन सॉलिड्स। क्यों सॉलिड्स कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स बनते हैं? इसका रीज़न क्या है? जो मेटल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल हैं एटम में, उस पर डिपेंड करती है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से एक बैंड बन जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। इस थ्योरी को जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम है बैंड थ्योरी, जो कंडक्टेंस एक्सप्लेन करती है सॉलिड्स की। अब बैंड कैसे बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का? मैं एग्जांपल ले रही हूँ लिथियम की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 लिथियम एटम्स हैं और लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1:2s1। जो लास्ट हमारे पास शेल है उसके 2s ऑर्बिटल में हर लिथियम एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 लिथियम एटम्स के 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हमने ईच बनाया। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और इनके ओवरलैप करने से हमने पढ़ा है क्या बनते हैं? ओवरलैप करके इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नीचे चले जाते हैं इस एनर्जी से, कुछ हाई लेवल पे आ जाते हैं। जो नीचे आते हैं उनको हम कहते थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती थी दे वर कॉल्ड एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्योंकि यहाँ पे 8 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बन गए। अब जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 8। 2 इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, उसके बाद नेक्स्ट की। तो इस तरीके से मिला के ये सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो गए और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक बैंड सा बन गया। क्योंकि इतने क्लोज होते हैं तो एक बैंड की तरह नज़र आते हैं, जिसमें से ये सिर्फ हाफ बैंड ही फिल हुआ और ऊपर वाला हाफ पार्ट इसका एम्प्टी रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ही फिल हुए इस केस में। और इसको हमने नाम क्या दे दिया? वैलेंस बैंड का, बिकॉज ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से बना है। अब इस केस में तो कंडक्शन एक्सप्लेन हो जाती है कि लिथियम कंडक्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली है वैलेंस बैंड में, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ मूव कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वी से दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, जिसकी वजह से लिथियम क्या बन जाता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम क्या हो जाता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम की लेते हैं या लिथियम के बाद हम एलिमेंट लेते हैं बेरिलियम,
बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। लास्ट शेल के 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं यहाँ पर। अब 2s में इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी हम 8 एटम्स ले रहे हैं बेरिलियम के, और इनको ओवरलैप करके भी क्या बनेंगे हमारे पास यहाँ पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। हाउ मेनी इन नंबर? 8 इन नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये टोटल 8 बन गए, और इनको मिला के यहाँ पे क्या बन जाता है? एक बैंड बन जाता है, जिसका नाम हमने क्या लिखा है? वैलेंस बैंड। लेकिन इस केस में तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड अप हो गए, पूरे के पूरे फिल हो गए, बिकॉज कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल हमारे पास यहाँ पे हैं? 16, और 16 ये पूरे 8 और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल अप हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस केस में तो ये सारा का सारा वैलेंस बैंड तो हमारा फिल हो गया। लेकिन बेरिलियम भी क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट लिथियम से ज़्यादा कंडक्शन होती है बेरिलियम की, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के लिए जगह बची नहीं वैलेंस बैंड में, तो ये कंडक्टर कैसे बनेगा? अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बैंड के अलावा ये थ्योरी कहती है कि जो ऊपर जो अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि हमने बात की लिथियम की 1s2 2s1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो सेकेंड शेल की फिलिंग शुरू होगी। सेकेंड शेल में तो 2s के साथ 2p ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो दिस थ्योरी सेज कि 2s के ऊपर यहाँ एम्प्टी 2p ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करके यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं अनऑक्युपाइड। तो एक्चुअल में वैलेंस बैंड के ऊपर एक और बैंड बन रहा है अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और इस बैंड को नाम क्या देते हैं? कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। तो एक्चुअल में इस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमने समझना है कि कब सब्सटेंस हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर है, तो उसमें हम लेंगे, इस साइड एनर्जी ले रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, और क्या बनता है? हमने पढ़ा यहाँ पे क्या बनता है? वैलेंस बैंड बनता है। इस बैंड का नाम क्या है? वैलेंस बैंड। और लाइक इन केस ऑफ लिथियम हमने पढ़ा है कि ये पार्शली क्या होता है? फिल्ड होता है। ये पार्शली हमारा फिल्ड है। अगर ये पार्शली फिल्ड है तो इस बैंड में स्पेस मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो दिस वन विल बी अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हमने दूसरी एग्जांपल पढ़ी है बेरिलियम की, तो उसमें हमने पढ़ा है कि ये वाला बैंड तो पूरा हमारा कंप्लीटली फिल्ड अप हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस नहीं मिल रही है मूव करने के लिए। लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है कि वैलेंस बैंड के ऊपर अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से भी बैंड बनता है, और इस बैंड को नाम दिया कंडक्शन बैंड का। अब ये थ्योरी कहती है क्योंकि इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, ये थोड़े से ओवरलैप कर रहे हैं, पार्शली ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव किए तो इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या बन गया? हमारा कंडक्टर बन गया। यहाँ पर क्या है? ओवरलैपिंग बैंड बन गए, ओवरलैपिंग बैंड बन गए, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस हमारे क्या बन गए? ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। और कंडक्टर्स हमने पढ़ा है कि एक्चुअल में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं। ये हो गया हमारा कंडक्टर्स। अब नेक्स्ट इंसुलेटर्स कब बनते हैं? जब हमारे पास यहाँ पर वैलेंस बैंड बना और उसके ऊपर हमारे पास क्या बना? कंडक्शन बैंड बना। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड बना वो वैलेंस बैंड से काफ़ी दूरी पे है।
कंडक्शन बैंड। इनके बीच में ये जो एनर्जी गैप है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन, क्योंकि ये गैप इतना ज़्यादा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकते। अगर ये यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, तो सब्सटेंस क्या बन जाएगा हमारा? इंसुलेटर बन जाएगा। ये बैंड हमारा एम्प्टी बैंड है और ये सब्सटेंस हमारा क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे, बिकॉज इनमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है और उस एनर्जी गैप का नाम है फॉरबिडन जोन। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर्स। वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड हमारा कौन सा है? फिल्ड बैंड है। फिल्ड बैंड। और इसके ऊपर कौन सा बना? कंडक्शन बैंड। ये हमारा एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड। अब इनमें ये जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कम है। इसको फील्ड बना लेते हैं। स्मॉल एनर्जी गैप, जिसकी वजह से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस बैंड में मूव कर सकते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इसलिए ये क्या बन जाता है? हमारा सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है हमारी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कब हमारा सॉलिड कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर बनेगा। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो सॉलिड्स हैं उनको हम 5 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस को रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई सब्सटेंस है एटम्स का बना हुआ, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया, तो इस सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली क्या करेगा? रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जो हैं ऑर्बिटल्स में एटम्स के, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट को दूसरा इलेक्ट्रॉन कैंसिल करता जाएगा और नेट रिजल्ट क्या बनेगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। एज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये अपना मैग्नेटिक करेक्टर लूज कर जाता है और ये सब्सटेंस हो जाता है डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल है NaCl वाटर। सेकेंड आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको अट्रैक्ट करेगा लेकिन वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो एटम्स के जो सब्सटेंसेस के जो एटम्स हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर रह जाते हैं। जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बनाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या रह जाएंगे? अनपेयर रह जाएंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सब्सटेंस क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो टेम्परेरी क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक करैक्टर दिखाते हैं। जैसे हमने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया
तो ये सब्सटेंस अपने ओरिजिनल नेचर में वापस आ जाएगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हो जाएंगे, तो ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो लूज कर जाएगा। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, फेरिक, कॉपर, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब जो नेक्स्ट 3 टाइप्स हमने पढ़नी है, उन सब्सटेंसेस में हमने ये पढ़ना है कि जो सॉलिड्स हैं एक्चुअल में, इनमें जो आयंस है, मेटल के जो आयंस हैं, फॉर एग्जांपल ये मेटल का आयन है, हमारे पास एक मेटल का आयन है यहाँ पर, ऐसे मेटल्स के आयंस जो हैं ये आपस में ग्रुप करके मेटल के आयंस क्या कर जाते हैं, ग्रुप कर जाते हैं, और इनको हम क्या कह देते हैं, डोमेन्स। ये जो ग्रुप ऑफ आयंस बन गए, इनको हम क्या नाम देते हैं, डोमेन्स का नाम देते हैं। छोटे छोटे रीजन्स में ये डोमेन्स बन जाते हैं, और ये जो डोमेन्स होते हैं ये एक्चुअल में टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और जब इन सब्सटेंसेस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब इन सब्सटेंसेस को किस में प्लेस किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो इनके डोमेन्स जो होते हैं वो ओरिएंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया उसकी वजह से ये ओरिएंट कर जाते हैं। ओरिएंट कैसे करते हैं, जैसे ये एक डोमेन लिया, इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया, नेक्स्ट डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ गया, ये सारे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाते हैं बिकॉज ये इसको स्ट्रांगली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे सारे के सारे, तो इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ, हम क्या बोलेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सबका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता जाएगा, एडअप होता जाएगा, बिकॉज ऑल दीज आर इन वन डायरेक्शन। तो इसकी वजह से ये सब्सटेंसेस परमानेंट मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिमूव कर भी दें तो ये अलाइनमेंट ऐसी ही रहेगी। पैरामैग्नेटिक में एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करने पे ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज कर जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बार अलाइन हो गए ये डोमेन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, तो उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देते हैं तो इनकी अलाइनमेंट ऐसी ही रहेगी। तो ये परमानेंट मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल। नेक्स्ट इसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक के बाद एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स या डोमेन्स की अलाइनमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से होती है, लेकिन अब इनकी अलाइनमेंट किस तरीके से होती है, इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने भी डोमेन्स हमारे पास बनते हैं वो ऐसे ओरिएंट होते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट को इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, तो चाहे अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी ये सब्सटेंस मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा बिकॉज इनके मैग्नेटिक मोमेंट सबके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल है इसमें मैंगनीज ऑक्साइड की। अब नेक्स्ट हमारे पास 5th टाइप आती है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे क्लॉकवाइज हो रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में अलाइन हुए। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट को इसने कैंसिल कर दिया, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को फॉर एग्जांपल इसने कैंसिल कर दिया, और इनकी वजह से नेट क्या दिखाएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर स्मॉल होएगा बिकॉज इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट दिखाते हैं।
इन सब्सटेंसेस को कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन हीट करने पे ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एग्जाम्पल Fe3O4। इसके बाद लास्ट इसमें एक टर्म आती है चैप्टर में, क्यूरी टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना फेरोमैग्नेटिज्म लूज कर जाता है और पैरामैग्नेटिक बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक इसमें चेंज हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। और आयन के केस में ये टेम्परेचर है 1033 केल्विन। इस टेम्परेचर से नीचे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक ही रहेंगे, लेकिन इस टेम्परेचर से अबव ये क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट है।